बाद सेकंड नेम दैट इज हीरा मैम। और उसके बाद फातिमा मैम। और उसके बाद रिजवान सर, रिजवान देव सर नहीं। नेक्स्ट वन मिस्टर फरहान अहमद। नेक्स्ट वन सैर सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज मोहम्मद अयाज एंड दैट्स माय सेल्फ। और अब मैं आमिर सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे सेक्रेटरी सर को भी। और अब हमारे पास कुछ स्पेशल ऑनर है जो कि अब स्पेशल लोगों को हमने इन्वाइट किया ऑनर करने के लिए। पीछे डिस्कशन ना हो, शांत बैठ जाए, बिल्कुल खड़े ना हो, बिल्कुल बैठ जाए शांत। तो स्पेशल लोगों के ऑनर में सबसे पहला नाम दैट इज मिस्टर बाबर नवाब। और दूसरा नाम मिस रेहाना। नहीं। थर्ड वन मिस्टर नीरज इस्लानी। नहीं। और उसके बाद मिसेस महजबी। मैम के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले करीब लगभग 6 महीने से मैम ने मेरे स्कूल को अच्छी तरीके से रन कराने में मेरा बहुत अच्छा कॉपरेशन किया है। तो एक बार मैम की अच्छे बता दीजिए। और उसके बाद एक स्पेशल नाम दैट इज फारिया खातून। मारिया मैम के लिए हम ये कहेंगे कि उन्होंने करीब 10 साल तक के इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छी सेवा दिया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है इसी तरीके से हमारी संस्था के साथ जुड़ी रहेंगी और आगे और अब मैं आमिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे स्वयं सर के लिए मैं ज़्यादा लंबी स्पीच तो नहीं दूंगा क्योंकि अभी मुझे स्पीच देना बाकी है लास्ट में। मैं एक बात सिर्फ कहूँगा, उसमें जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझदार है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, रात की तारीकियों में तुम मिल जाते हो, रात की तारीकियों में तुम मिल जाते हो, लेकिन अपना साया नहीं मिलता है। नाउ द ऑनर कम्स टू एन एंड। और अब मैं लास्ट में आमिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बताएं अपनी रोटी डाली को 10 साल में सफर रहा कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुंचे। सर प्लीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमैनिटी एनजीओ के आज 10 साल पूरे हो गए और 10 साल पूरा होने का श्रेय किसी एक इंसान के ऊपर नहीं जाता है और कोई एक इंसान अकेले कुछ कर भी नहीं सकता है। और रही बात मेरी तो खैर इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ अकेले। ऊपर वाले ने जो सलाहियत दिया है बस उसी का ही यूज़ करता हूँ। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक शायर ने कहा है कि मैं चला था अपने जानिब मंजिल अकेले ही,
पर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अपनी मंजिल के लिए अकेले ही चला था, लेकिन रास्ते में सबसे पहले मुझे मिले शुएब सर, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की एक्सप्रेशन और एक ताकत और एक हिम्मत मुझे दिया। शुएब सर के लिए ताली। उसके बाद हिम्मत इसी तरीके से मेरी बढ़ती गई और ह्यूमैनिटी एनजीओ की सबसे पहले नींव हमने रखी सन 2011 में। 19 मार्च सन 2011 को ये रजिस्टर्ड हो गई थी संस्था। चल तो पहले से रही थी, 2009 से लगभग ये चल रही थी, लेकिन 2011 में मैंने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया था। 19 मार्च 2011 से ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर कोचिंग स्टार्ट करी। कोचिंग जब स्टार्ट करी तो कोचिंग में सिर्फ 9 बच्चे थे। कोचिंग जो मैंने स्टार्ट करी बारूद खाने के पीछे, जो मेरी बिल्डिंग है पीछे वाली, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कोचिंग और सिर्फ 9 बच्चे थे। 9 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऊपर वाले ने धीरे धीरे जो क्वालिटी दिया था, जो सलाहियत दिया था, बढ़ते बढ़ते कई 100 बच्चे हो गए। ये चीज़ है, 9 बच्चों से बढ़ाते बढ़ाते करीब 700-800 तक के बच्चे वहाँ पहुँच गए। इतना बच्चा हो गया था कि सुबह 9 बजे में स्टार्ट करता था, रात का 9 बज जाता था, लेकिन क्लास खत्म नहीं होते थे, इतना ज़्यादा बच्चा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिलकर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला और कोचिंग भी साथ में रन करते रहे। कोचिंग बैठ जाइए, किनारे निकल जाइए। साथ में कोचिंग भी रन करते रहे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी रन करते रहे और सबसे बड़ी चीज ये कि हम लोगों ने कोचिंग से भी और कंप्यूटर से भी, वो क्या है थॉट। तो कल्प वृक्ष बाहर कोई नहीं है, लेकिन हर एक इंसान एक कल्प वृक्ष लिए टहलता है। वो क्या है? उसका अपना दिमाग है। अगर हम अपने थॉट्स को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लें, पूरी तरीके से हम लोग क्लियर कर लें, तो हमारी लाइफ बिल्कुल सतयुगी लाइफ हो जाएगी। आप ये सोचो कि हम लोग ये कहते हैं कि सतयुग खत्म हो गया, ये कलयुग आया, तो ये क्या वाकई कलयुग है? कौन कहता है कि ये कलयुग है? हाथ उठाओ। कौन कौन मानता है कि ये बहुत खराब जमाना चल रहा है? उर्दू में बोल रहे हैं, ये बहुत खराब जमाना है। हाँ बेटा फरीद बताओ, तुम हाथ उठा रहे हो, ये कैसे खराब जमाना है? ये कैसे कलयुग आ गया? जब वो रोड पे चलती है तो अच्छे से चले ना। हाँ, इसलिए वॉइस के लिए ज्यादा है, लड़कियों को बहुत ज्यादा है। मतलब लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और बॉयज के लिए इतना नहीं है, इतना नहीं खराब दौर नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनिमल एल्स? कोई भी नहीं? अच्छा सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप लोग कहते हैं कि ये कलयुग आ गया, ये कलयुग नहीं है। अगर आप पीछे से बैक से फ्रंट की तरफ आएंगे तो फ्रंट के ऊपर क्या था? सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर पहले द्वापर युग, फिर त्रेता युग और फिर उसके बाद कलयुग। अब सतयुग से कलयुग तक के आते आते आप ये देखिए, क्या परमात्मा ने सनलाइट को भेजना बंद कर दिया? नदी से पानी बहाना बंद कर दिया? बारिश करना बंद कर दिया? धूप निकालना बंद कर दिया? सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ वैसे ही है। कलयुग बाहर कहीं नहीं है। अल्लाह मियाँ भगवान कहीं से कलयुग नहीं ला रहे हैं। कलयुग जो ला रहा है वो कौन ला रहा है? सिर्फ इंसान खुद अपनी सोच से कलयुग ला रहा है। क्योंकि अगर हमारे थॉट्स क्लियर होंगे, हमें अगर काम करना है तो सिर्फ अपने थॉट लेवल पर ही काम करना है। अगर हमारे थॉट सही हैं तो बाहर कहीं कोई कलयुग नहीं है। अब लड़कियां सेफ नहीं है तो क्या कलयुग की वजह से सेफ नहीं है? ये कलयुगी सोच की वजह से सेफ नहीं है, क्योंकि लड़कों के अंदर बाहर जो कलयुगी सोच आ गई है उसके वजह से सेफ नहीं है लड़कियां। तो अगर लड़कियां अपनी सोच को बदल लें, पॉजिटिव हो जाएं, कलयुगी सोच को खत्म करके सतयुगी सोच अपना लें और सात्विक हो जाएं, तो हमारी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो आगे 2-4 बात हम कह के अपनी बात को खत्म करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पे होना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ से आज आप लोग क्या सबक लेके जा रहे हैं? क्या क्या सबक लेके जा रहे हैं कि लाइफ में हमेशा हमें क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। किसी भी हालत में कोई भी चीज हो, कहीं पर भी किसी भी माहौल में हम लोग को नेगेटिव नहीं रहना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम आप लोगों को समझा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में 90% टाइम पर ऐसा होता हूँ कि नेगेटिव ही रहता हूँ, क्योंकि दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो कहीं ना कहीं से वो नेगेटिव आते ही रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे पास एक दिन एक बच्चा आया था, हम क्लास में खतरे में पढ़ा लेते, अब वो हमसे कहने लगा कि सर मुझे नमाज में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से ख्याल आते हैं इधर उधर के, मैं उनको ख्यालों को बंद करना चाहता हूँ। हमने कहा बेटा इसका एक तरीका है, अगर हम आपके लीवर, किडनी और दिल को बंद कर दें तो पॉसिबल?
लीवर किडनी और लीवर को हम बंद करने के लिए कह रहे हैं? पॉसिबल नहीं। आप लीवर किडनी लंग्स को तो बंद नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं बंद करना चाह रहे? क्यों नहीं बंद करना चाह रहे? क्योंकि आपको डर है कि लीवर किडनी और लंग्स और हार्ट अगर बंद हो गए तो लाइफ गई, लाइफ खत्म। लेकिन ब्रेन को आप बंद करना चाह रहे हैं। क्यों आप ब्रेन को बंद करना चाह रहे हैं भाई? काहे के लिए ब्रेन को बंद करना चाह रहे हैं? क्योंकि नमाज में थॉट्स आ रहे हैं, पूजा के दौरान थॉट्स आ रहे हैं, यही इसीलिए आप बंद करना चाह रहे हैं ना। आप पूजा के दौरान, नमाज के दौरान आप किडनी नहीं बंद करना चाहते, लंग्स नहीं बंद करना चाहते, लीवर नहीं बंद करना चाहते, लेकिन आप अपने ब्रेन को क्यों बंद करना चाहते हैं? ब्रेन में तो थॉट्स आएंगे, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। 65,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आपके ऊपर कब तक है? बेटा बात नहीं करिए, बताइए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आपके ऊपर कब तक है? जब तक कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? ट्रैफिक में फंसे हुए। और जैसे ही आप किसी गर्म हवा के गुब्बारे में बैठ जाते हैं और गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है, तो जब आप गुब्बारे से नीचे ट्रैफिक देखते हैं तो आपके चेहरे पे हंसी होती है या गुस्सा होता है? हंसी होती है ना चेहरे पर। क्यों हंसी होती है चेहरे पर? क्योंकि आप ट्रैफिक से बाहर आ गए हैं। वैसे ही आपको करना है, आपको अपने ब्रेन के अंदर ये देखना है कि वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो मेरे लिए कितने यूजफुल है, कितने हार्मफुल है। जो यूजफुल है उसको आपको रखना है और हार्मफुल को क्या कर देना है? निकाल देना है। तो थॉट्स आएंगे, 65,000 थॉट्स एक दिन में आएंगे, लेकिन आपको देखना किसको है? जो जरूरत के हैं। बाकी बस चुप्पे शांत खड़े होकर देखना है, वो इधर से आएगा और इधर चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? बस हम यहीं पे अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। बाकी एक चीज के लिए हमें आप लोगों का कॉपरेशन चाहिए है। हॉस्पिटल की न्यू 2024 तक के मुझे रखना है, इसके लिए आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। हॉस्पिटल मुझे बनाना है, समझ रहे हैं? ये चीज़ है, हॉस्पिटल और एक इंटर कॉलेज मुझे बनाना है, इसका मैंने प्रयत्न पूरा किया हुआ है। तो इसमें आप लोग जितना कॉपरेशन कर सकते हैं आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें कॉपरेशन करिए। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने अगर चाहा, परमात्मा ने, भगवान ने अगर चाहा, तो 2024 में जब हॉस्पिटल की नींव रखी जाएगी तो मैम और सर सब वहाँ मौजूद रहेंगे और सब बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे हॉस्पिटल को। ये चीज़ है, सब लोग कॉपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। आरब सर के बहुत ही खास साथी रिजवान सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें भी दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपने सफर पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सर प्लीज। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और क्विज में इन्होंने 3rd रैंक सिक्योर की थी, तो ये उसका मेडल। सेकंड वन दैट इज आन्या प्रजापति, जिन्होंने राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। आइए। राइटिंग में सेकंड रैंक सिक्योर की, तो ये उसका मेडल। अरे क्लैपिंग करिए भाई। और मैं टीना मैम को दावत दूंगा कि वो आए और इन लड़कियों को खिताब करें। प्लीज मैम आप इतनी मेहनत करती हैं तो कुछ तो बताएं। और खासकर बुद्धू भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं सीखने, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। दुआ मांग ले, दान हो रही है पूरी सोसाइटी के लिए।
सबसे पहले मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इतना इंतजार करवाया, परेशान किया। और इरशाद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सर, शोएब सर, अयाज सर, गुड्डू भाई बहुत कॉपरेटिव है माशाल्लाह से, लड़कियों का बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पर, हम सब का ख्याल रखते हैं। खेले से हम लोग बहुत महफूज रहते हैं यहाँ पर। और हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, सब बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उसी तरह हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें। हर एक कदम पे आमिर सर और सबका साथ देते रहें और एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहें। अच्छी नीयत होगी तो सारे काम अच्छे होंगे। सबसे पहले अपनी नीयत अच्छी करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल करें। और सबसे बढ़कर मतलब ये है कि अच्छी नीयत मतलब अच्छी सोच रखेंगे तो सब काम आसान और अल्लाह ताला सब आसानियाँ देंगे। और उस टाइम हमारे स्टाफ में से एक मेंबर नहीं थी जो कि अब हमारे बीच मौजूद है। उनका नाम है मोहसिना मैम, प्लीज आएँ। उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। धीरे धीरे हम काफी की तरह बढ़ रहे हैं और अब मैं थोड़ा सा आपके 5 मिनट लूँगा बस। सबसे पहले मैं बोलने के लिए यानी खड़ा मैं समझिए कैमरा देखने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ पे कुछ एक सवाल पूछता रहूँगा, आप लोगों के जवाब मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा सवाल कि हमें से इंसान कितने हैं? यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इंसान मानते हैं? हाँ बताएं। देखिएगा ये मैंने क्यों बोला, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी भी देखिएगा कुछ का हाथ ऐसे है, कुछ का ऐसे। ये ऐसे वाले क्यों है ये बताएं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन ये बताएगा कि हम इंसान हैं तो इंसान क्यों है? मेरी बनाना क्यों? वो कैन एक्सप्लेन द रीजन टू बी अ ह्यूमन। कोई बता सके कि हम इंसान हैं तो इंसान क्यों है? भाई 18,000 मखलूक़ात में हैं जिंदा, उनमें से हम इंसान क्यों हैं? क्या बनाता है हमें इंसान? नहीं पता, चलिए ठीक है। देखिए दैट इज ओनली थिंग एजुकेशन। जैसा कि अभी बात हो रही है एजुकेशन की और मैम भी यहाँ पर एजुकेशन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो ये एजुकेशन है जो कि हमें इंसान बनाता है, वरना सारी ज़िंदगी सब कुछ हमारा कॉमन है जैसे जानवरों का होता है, ठीक है। और इंसानों के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि इंसान से बड़ा कोई जानवर भी नहीं। क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से टच हो जिनका है। अच्छा एक बात बताएं, और एजुकेशन हम जो हासिल कर रहे हैं क्यों हासिल कर रहे हैं? क्या मकसद क्या एजुकेशन का? किसी को पता है एजुकेशन का रियल पर्पस क्या, मकसद क्या एजुकेशन हासिल करने का? पढ़ा लिख किया, 4 पैसे कमाने लगे के लिए, क्या कोई बता सकता है एजुकेशन का मकसद क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? अभी तक मैंने जितना सुना है उनमें से 99% यही कहते हैं भाई ये वाला कोर्स कर लो, इसमें बहुत पैसा है, ये कर लो, पढ़ा लिख लो, 4 पैसे कमाने लोगे। 4 पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट क्यों वेस्ट किया जाए? जब हमें 4 पैसे ही कमाना तो शुरू से ही कोई काम में लग जाए, पैसा कमाने लगे कहीं ना कहीं। एजुकेशन के पीछे इतना भागने की क्या जरूरत है अगर पैसा कमाना ही हमारा मकसद है? कोई बता सकता है क्या एजुकेशन का मकसद क्या है? अरे लोगों को बिल्कुल बोलो कि इतना बात करें सब मत बोला। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप जवाब दें। एजुकेशन का मकसद क्या है हमारा? सुबह सुबह ठंडी में उठना, गर्मी में उठना, फिर स्कूल जाना, टीचर्स की बातें सुनना, इतना इतना काम करके लेके जाना, वजह क्या है इसकी? भाई कोई नहीं चाहता कि हमें कोई कुछ कहे, हम अपनी ज़िंदगी का आधार है, लेकिन जब स्कूल जाते हैं टीचर्स अलग से कुछ कहते हैं, काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, राइटिंग हमारी गंदी है, कॉपी क्यों नहीं बनाया, ये सब क्यों सुनते हैं आगे? क्या वजह क्या है एजुकेशन हासिल करने की? बोले पता है लेकिन बात करते हैं। अरे बोलो कुछ, शिल्पा बोलिए, खड़े होके काम ही है तो बात देखिए जैसे उन्होंने बताया कि आज हम एजुकेशन हासिल करेंगे, कल हम उसको आगे बढ़ाएंगे।
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारे पास है हम वही दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास है वही दूसरों को दे सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर ही अगर मैं बात करूँ, आमिर सर जो बोलते सर मुझे $2 दे दीजिए, आमिर सर मुझे $2 दे दीजिए, आप क्या दे सकते हैं? नहीं है उनके पास। जो डॉलर अमेरिका की करेंसी हम इंडिया में रहते हैं, पैसे मांगूंगा निकाल के दीजिए, वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये आप लोगों का रोल, आप लोगों का इम्पोर्टेंस है और आप लोगों की डिग्निटी एरिया सोसाइटी में आप कितने ज़रूरी है हमारे लिए। अगर कोई भी कॉपरेशन कहीं कोई ज़रूरत आपको महसूस हो, यहाँ पर अगर कोई ज़रूरत आपको लग रही है तो मैं हमेशा तैयार हूँ। आप उसके बाद जो है ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर अल्लाह का कि उसने हम सबको यहाँ पे जीवित महसूस करा, जीवित यहाँ तक कि हम लोगों को पहुँचाया। और इंसान को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सुबह आँखें खुले तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मैं आज उठ गया। पूरी सृष्टि पे करीब 2.5 लाख लोग आज नहीं उठे। 2.5 लाख लोगों की पर डे सोते में उनकी मौत हो जाती, मैं उठ गया। ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। फिर उसके बाद आप एक बार राइट घूमिए, फिर एक बार लेफ्ट घूमिए, दोनों साइड पे देखिए कि मेरे जो अपने लेटे हुए हैं इधर इस साइड पर और इस साइड पर, उनकी भी सांसें चल रही हैं, वो भी जीवित हैं। तो आप एक बार उसके और धन्यवाद करिए कि जितने मेरे अपने थे वो सब जीवित हैं, वो सब जिंदा मौजूद हैं। तो लाइफ में हर टाइम आपको पॉजिटिव रहना है। इसी मैसेज के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि उसने हम सबको यहाँ पे सही सलामत रखा है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी हॉस्पिटल में पड़े होंगे और कितने लोग होंगे जो वेंटिलेटर पर होंगे। तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोगों को बिल्कुल सही सलामत यहाँ पे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम धन्यवाद करते हैं अपने पिताजी का, अब्दुल मोई साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, आमिर साहब के फादर। कि आज मौजूद है मेरे पिताजी। और आज मैं जो कुछ भी यहाँ पर हूँ शायद उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। बचपने से मुझे पढ़ाना लिखाना और हर चीज़ में आगे से आगे रखना। मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कै बजे आ रहे हो, कै बजे घर क्यों नहीं आए। मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं रखी, हमेशा मुझे बिल्कुल आज़ाद रखा। शायद आज इनकी मेहनत और इनकी छूट का नतीजा है जो मैं आज यहाँ तक के पहुँचा हूँ। एक बार पिताजी के मैं सेकेंड धन्यवाद करता हूँ अपनी मैम का, जहाना मैम का, जो अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल के यहाँ आई। क्योंकि जॉब वाले गवर्नमेंट जॉब वालों के पास एक ही दिन होता है संडे का दिन घर के काम करने का। मैम संडे के दिन यहाँ पर आई और आज शबरात का दिन भी है और होली का दिन भी है, बहुत सारे काम होते हैं घर पे। मैम इतना कीमती वक्त निकाल कर आई तो हम चाहेंगे कि मैम के लिए भी एक बार धन्यवाद। मैं अब अपने दिलशाद सर का भी जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दिलशाद सर भी, जैसे कि नाम है दिलशाद, तो दिल के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। सर के लिए एक बार तालियां हैं। सर ने बहुत अच्छा जो है अपना टाइम निकाला और मेरे एक बार फ़ोन करने पर भी तुरंत सर एग्री हो गए कि मैं आऊँगा। और सर के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। मैंने जैसे कि FB पे व्हाट्सएप पे सर के फ़ोटोज़ वगैरह देखे हैं कि सर अक्सर किसी न किसी मीटिंग में जाते रहते हैं, क्या मंत्रियों से मिलने, इधर जाना उधर जाना। तो सर ने अपना टाइम निकाल के यहाँ तक के आए, तो सर का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेशल थैंक्स मैं करूँगा इब्तिशाम मैम का, फातिमा मैम का और रीना मैम का। तीनों के तीनों मेरे संस्था के मेन पिलर्स में से एक हैं। जैसे बिल्डिंग की छत नहीं टिक सकती बगैर खंबे के, तो वैसे मैम लोगों ने बहुत मेहनत करा है संस्था को पिछले 2 साल में आगे बढ़ाने के लिए। तो तीनों मैम के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। अब मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा मैम अपनी मुन्नी देवी मिश्रा मैम का कि लगातार पिछले 4-6 प्रोग्रामों से मैम बहुत एक्टिव है हमारी संस्था के अंदर और लगातार मैम आ रही हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे अपना समय दिया और हमारी संस्था के साथ हर मुश्किल वक्त पे खड़ी रहती है। थैंक। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा अपने जितने भी साथी रहे हैं संस्था के, जो बाहर गरीब और भाग में तमाम काम करने में मेरा साथ देते हैं। रिजवान सर का मैं धन्यवाद करूँगा। मैं यहाँ पे
बहुत सारा अपना टाइम दिया। संडे के दिन उनके परिवार है, बीवी बच्चे हैं, सब छोड़ के आए हैं यहाँ पर, टाइम दे रहे हैं। तो रिजवान सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। और यहाँ पे जो मौजूद हैं सैफ सर, मारिया मैम, गुड्डू भाई, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। फरहान का भी धन्यवाद करता हूँ। फरहान मेरे साथ सुबह से शाम तक के किसी न किसी छोटे मोटे काम में लगे रहता है। तो फरहान के लिए एक बार यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ अपने एक और गेस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैजबी मैम का। उनका भी कॉपरेशन हमारी संस्था के साथ है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके परिवार के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था के साथ दिल और शहर से जोड़ सकें। एक बात मैं यहाँ पे अब धन्यवाद करता हूँ अयाज सर का, जो हर प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े रहते हैं। क्या दिन हो क्या रात हो, किसी भी टाइम मैं इनको कॉल कर देता हूँ, ये हर टाइम तैयार रहते हैं। और कभी आज तक के इनके मुँह से इनकी एक क्वालिटी सुन लीजिए, इनकी एक क्वालिटी ये है कि ये कभी कोई काम के लिए ना नहीं करते हैं कि सर ये हम नहीं करेंगे या मैं नहीं आऊँगा। ये अपना ट्यूशन तक के छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं। अगर मेरा फ़ोन आ जाता है तो ट्यूशन छोड़ के ऑफिस भाग आते हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, बोलने की क्वालिटीज़ है, क्लास बनाने की क्वालिटीज़। यहाँ पे अब हमारे संस्था में जुड़ी हुई मैथ की टीचर हैं मोसिना मैम, खड़े देखिए। लगभग 3 साल हो गए हैं, 3 साल से कंटिन्यूस 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ पढ़ाती रही हैं। और बहुत अच्छी इनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि बच्चों को बांधने की ये चीज़ है। बच्चे इनसे बंधे रहते हैं, अगर एक बार संस्था के अंदर आ गए तो फिर इनको जाना नहीं, ये चीज़ है। एक बार अब यहाँ पे आखिरी में मैं धन्यवाद करता हूँ अपने संस्था के सचिव का, शोएब सर का, कि वो एक मूवी में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक डायरेक्टर होता है जो पर्दे पे कभी नहीं आता है, ये चीज़ें, लेकिन डायरेक्टर का रोल ये होता है कि बिना डायरेक्टर के पिक्चर नहीं बन सकती, ये चीज़ है। तो यहाँ पे पर्दे के पीछे का जितने बड़े बड़े काम हैं, सारे काम, मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं इनके बगैर कर पाऊँ, ये चीज़ है। ये समझ लीजिए कोई भी एक चीज़ की एक बैकबोन होती है, वो बैकबोन संस्था की यही है। तो एक बार इनके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब मकान बनता है तो मकान में बीच में एक बिम डाला जाता है, पूरे मकान को सपोर्ट करने के लिए, बांधने के लिए। तो एक तरीके से ये पिलर्स तो आप सब है, लेकिन ये एक तरीके से बिम है जो सारे पिलर्स को आपस में बांधे हुए हैं। और शायद आप ही लोगों की वजह से ही इतनी चल रही है। और मेरे अंदर तो खैर इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी जितना आप लोगों में है, और आप लोगों के सहयोग से ही मैंने आप पिछले 10 साल में बहुत कुछ सीखा है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम सीखते रहेंगे। आप यहाँ पे आखिरी में एक बार धन्यवाद हम करना चाहते हैं अपने जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, सारे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। सबके जितने भी बच्चे यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, सबके घरों पे कहीं ना कहीं आज हलवा बन रहा होगा, कहीं ना कहीं गुजिया बन रही होगी, कहीं ना कहीं पापड़ तलने होंगे, लेकिन सब अपना पापड़ तलना छोड़कर, गुजिया बनाना छोड़ के, हलवा बनाना छोड़कर यहाँ तक के आए हैं और अपना मेडल सर्टिफिकेट लिया। हम सारे बच्चों का धन्यवाद करते हैं, उनके माता पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने बच्चों को छोड़ा यहाँ तक के आने के लिए। उनके माता पिता का भी धन्यवाद। अब यहाँ पे हम प्रेम सर का भी धन्यवाद करते हैं कि प्रेम सर यहाँ पे हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे प्रोग्रामों में आते रहते हैं और हमारे प्रोग्रामों की सारी कवरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, चैनल्स पे, न्यूज़पेपर वगैरह में लगाते हैं। तो हम प्रेम सर का भी जो है धन्यवाद करते हैं। एक बार प्रेम सर के लिए भी हाँ, प्रेम सर आइए सर। अरे सर आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। एक मिनट बैठे, कोई भी बच्चा यहाँ नीचे जाकर भीड़ नहीं लगाएगा, भीड़ नहीं लगाएगा। और सर हमारे स्टूडेंट्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या आ जाए कौन बोले आइए।
बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा है। आपके बच्चों को मेडल मिले हैं, आमिर वो सर बच्चे सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आमिर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में था ये चीज़ कि भाई आमिर सर का भी होना चाहिए ऑनर। तो यहाँ पे जिन बच्चों को मेडल मिला है वो एक बार मैम और सर के साथ अपनी ग्रुप फोटो करवाएंगे। और उससे पहले जो बाद में स्टूडेंट्स आए थे कौन कौन खड़े होगा? बाद में जो आए थे कौन कौन है? मैं यहाँ पे हो क्या नाम बताएं आपका? और मैं आपका नाम क्या है? और कोई है? और कोई क्वालिटी सामान बेटा में से कोई है यहाँ पे? नाम बता इल्मा इल्मा कौन है? आयशा नेहा प्रजापति नेहा प्रजापति है। और नेहा जी का सेकंड रैंक जाता है क्राफ्ट में, तो ये इसका मेडल। एंड तस्वीर क्राफ्ट कॉम्पिटिशन में और क्राफ्ट में इन्होंने थर्ड रैंक सिक्योर किया था, ये उसका मेडल। एंड आयशा इन्होंने डांस में थर्ड रैंक सिक्योर किया था, एक मेडल। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। जहाँ इतनी देर आप लोग भूखे प्यासे बैठे रहे तो चालू कर लो। जैसे कि सबने कहा कि मतलब ये औरतों का बहुत बड़ा दर्जा है, इस्लाम में भी बहुत बड़ा दर्जा औरतों को दिया गया है। और इस तरह से एक बात हमने कहीं पर पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वालिद को भी बहुत अच्छा दर्जा दिया है, नेल के जरिए से, मतलब कि अगर उनकी दुआ वो एक बार दुआ कर ले तो कबूलियत का दर्जा रखती है। जैसे माँ की कदमों में ये जन्नत रखी गई है, उसी तरह वालिद के दुआ में, ज़बान में वो चीज़, वो ताकत रखी गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता, मतलब ये कि औरतों का हो, बीवी का, बहन का, बेटी का, माँ का, वालिद का, भाई का, शोहर का, हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है। तो उस चीज़ का हम और उसके बाद ये कुछ सेट और है रीता, जिन्होंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने फैशन शो में फर्स्ट रैंक सिक्योर की थी, ये उसका मेडल। या बाकी के स्टूडेंट आप लोग बैठ जाए, बाकी बैठ जाए। जिनका फोटो होता जाएगा हम निकालते जाएंगे। सर अयाज सर रुक जाएगी अभी। हो गया
चलिए बेटा, आप लोग अभी इधर से बाहर निकलिए। चलिए उधर से बच्चों के साथ 1 मिनट। आपका बीच में बीच में चलिए इधर से निकलिए। आइए बाकी लोग आ जाइए, बाकी लोग चलो फरीन जितना हो गया सब बाहर निकलते जाए। और कोई तो नहीं बचा है मेडल वाला जिसका फोटो ना हुआ हो? आओ बेटा इधर आओ। कौन कौन है? ये रमशा किधर? रमशा किधर है? आमिर से हाँ रमशा हाँ नहीं पाएंगे सही से। सैर सब आ रहे हैं? इस तरफ रमशा हाथ में लीजिए, हाँ हाथ में लीजिए, उसको हाथ में लीजिए। हाँ हो गया। रमशा एक फोटो तुम सब लोग एक साथ। अरे जब भी मैं आप बात नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। आज मैं जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हूँ ह्यूमैनिटी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में, और इनके 10 साल पूरे हो गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है, और जो सरकार ने इस वक्त जो नई शिक्षा नीति बनाई हुई है जो 2019 में है और 2020 में लागू आगे 2023 में पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो उस स्कीम में जो है वोकेशनल एजुकेशन को फोकस किया गया है और स्किल डेवलपमेंट के लिए जी। तो जो गवर्नमेंट आज किया है, ये 10 साल पहले इन्होंने इस चीज़ को सोचे कर रहे हैं। इसमें सिलाई है, कढ़ाई है और तमाम तरीके की जो इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट के लिए सारे प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें औरतों की ज़्यादा भागीदारी भी यहाँ मौजूद हमें नज़र आई, और ये बहुत ही एक अच्छा काम है। और रॉयल फाउंडेशन जो हमारा है, ये ह्यूमैनिटी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, ये आने वाले दिनों में बहुत ही आगे सक्सेसफुल काम करेगी। हाँ, आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं? मैं इस संस्था से 2 साल से जुड़ी हूँ, और ये संस्था जो है बहुत मतलब अच्छी है और काफ़ी जो है वुमेंस के लिए काम कर रही है। और आमिर जो इस संस्था की जो है प्रेसिडेंट हैं, उन्हें भी इस संस्था में और शेख भी इस संस्था को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इस संस्था को 10 साल पूरे हो चुके हैं। और इस टाइम जो है इस संस्था के 10 साल पूरे होने की खुशी में यहाँ पे एक फंक्शन किया गया है, और लड़कियों के लिए यहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत सी राहें हैं जो आमिर और शेख और अयाज सर और हम सब टीचर्स मिलके इसको आगे पूरा करना चाहते हैं। और सरकार की तरफ से भी जो मतलब स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि वो लड़कियाँ आएँ, और जो सरकार की तरफ से फ्री मतलब सेवाएँ दी जा रही हैं उसका पूरा जो है उनको उसका सहयोग मिले। और हम लोग की यही एक मंशा है कि हमारी संस्था भी आगे बढ़े, और सरकार की जो नीतियाँ हैं हम लोग उसको ले भी चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है फाइनेंशियल, और मेन फाइनेंशियल की बहुत बड़ी वो है, इसलिए ये चाहते हैं कि इस संस्था को सरकार की तरफ से भी कुछ ऐड मिले
और कुछ मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो दूर हो, ताकि लड़कियों के लिए फैसिलिटी हो। और मतलब जैसे काफ़ी चीज़ें की कमी है, जैसे कुछ भी सामान नहीं है या कुछ नहीं, लड़कियों को फ्री दिया जाए। जो लड़कियाँ उसको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो सरकार से ये बहुत बड़ी वो है कि वो उनको उस चीज़ को अफोर्ड कराए, उस चीज़ को दे जो वो नहीं कर सकते। अगर उनको ये सब चीज़ें और सारी सुविधाएं मिलेंगी तो वो आगे चल के बहुत ही तरक्की करेंगी। और हम लोग सब की पूरी संस्था की जितने हैं संस्था के सदस्य, इन सबको यही वो है कि सरकार की तरफ से इनको जो है कुछ ना कुछ ऐड मिले, ताकि ये संस्था आगे बढ़े और लड़कियों का, वुमेंस का और जितनी भी नारियाँ हैं सबका आगे जो है सबको बढ़ावा मिले और सब आगे बढ़े। थैंक यू।